आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अधिगम के नियम, या हम कह सकते हैं लॉज ऑफ लर्निंग, या लॉ प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग भी कई बार कह दिया जाता है। दीज आर गिवन बाई वूम, दीज आर गिवन बाई E.L. थॉर्नडाइक। देखो ये बहुत ही प्रैक्टिकली अप्लाइड जो है लॉज हैं लर्निंग के अंदर, और इसका बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस बनाने में उपयोग रहता है ना। तमाम सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम इस इन लॉज के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर या पेडागोजी के अंदर। तो बड़े ध्यान से इसको हमको पढ़ना है। लॉज ऑफ लर्निंग, ये लॉज ऑफ लर्निंग सुचित्रा गुड इवनिंग। लॉज ऑफ लर्निंग किसने दी है? देखिए E.L. थॉर्नडाइक ने। और हमने बात की थी शुरुआत में जब हमने क्लास की थी पिछली वाली कि E.L. थॉर्नडाइक जो है वो भी पावलोव और स्किनर की तरह एक व्यवहारवादी विचारक माने जाते हैं, बेवरेज थिंकर माने जाते हैं। एंड E.L. थॉर्नडाइक हैज गिवन द लॉज ऑफ लर्निंग। लॉज ऑफ लर्निंग जो E.L. थॉर्नडाइक ने दिया है, देखो उसमें दो हिस्से में इन्होंने पूरे के पूरे जो लॉज हैं इनके हम दो हिस्से में बांट के समझ सकते हैं। एक तो प्राइमरी लॉज यानी कि प्राथमिक नियम, हम इसको क्या कह सकते हैं? प्राथमिक नियम कह सकते हैं अधिगम के, ठीक। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं? देखो दूसरे को हम कह सकते हैं सेकेंडरी लॉज, सेकेंडरी लॉज कह सकते हैं, जिसका मतलब क्या हो गया आपका? सहायक नियम या गौण नियम भी कहा जा सकता है, द्वितीयक नियम भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो टोटल जितने भी लॉज हैं इनके मुख्य रूप से 8 टोटल नियम है जिसको हमको पढ़ना है। देयर आर 8 लॉज importantly which we are going to discuss. So few laws will be called as primary laws, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं ये। और साथ ही साथ जो है few laws are there जिसको हम क्या कहेंगे? अच्छा, अभी हमने गैनेज की थ्योरी नहीं समझी थी, ठीक बात है शीतल, हम उसको कर लेते हैं डिस्कस, है ना। अभी डिस्कशन रहता है उसका, कोई बात नहीं। हम अभी इसको भी पढ़ लेते हैं और गैनेज की थ्योरी भी हम पढ़ लेंगे। अच्छा, मैंने क्लास देखी है पिछली वाली, तो मुझे लगा शायद हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, गैनेज की थ्योरी भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एक बारी को लॉज भी डिस्कस कर लेते हैं और गैनेज की थ्योरी के ऊपर एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं, ठीक है, जो टाइप्स ऑफ लर्निंग हमने पढ़ा था उसके ऊपर। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए पहले इस पे फोकस कर लेते हैं, फिर हम गैनेज की थ्योरी भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो देखो प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज हो गए। प्राइमरी लॉज में क्या आते हैं? प्राइमरी लॉज में कोई बताएगा कौन कौन से नियम आते हैं थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए? आप में से लॉ ऑफ रेडीनेस, सबसे पहले एक हमको क्या पढ़ना होगा? देखो इसमें लॉ ऑफ रेडीनेस पढ़ना होगा, दूसरा क्या पढ़ना होगा? लॉ ऑफ एक्सरसाइज पढ़ना होगा, तीसरा हमें पढ़ना होगा इसमें लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम। तो लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब क्या हो गया? देखो इसमें लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब हो गया तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। दूसरा हो गया आपका इसके अंदर प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। तीसरा हो गया आपका क्या? तीसरा हो गया आपका, जस्ट अ सेकेंड, अभ्यास का नियम होगा। ये प्रभाव का नियम नीचे होगा, नीचे लिखेंगे उसको हम लोग पहले, अभ्यास का नियम, और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे प्रभाव का नियम। क्लियर हुआ? हिंदी में हम क्या कहेंगे इसको? प्रभाव का नियम। अब मुख्य रूप से देखो आपके तीन मेन लॉज हो गए। एक हो गया आपका तत्परता का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस, वन इज देयर विच इज नोन एज लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एंड थर्ड इज देयर विच इज नोन एज लॉ ऑफ इफेक्ट। चलिए तो लॉ ऑफ रेडीनेस पे पहले फोकस करते हैं हम लोग। अब लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है देखिए आप लोग, लॉ ऑफ रेडीनेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोई बताएगा मुझे? लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब क्या हुआ? एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब ये हो गया कि भाई जैसे आप क्लास के अंदर टीचर के रूप में जा रहे हैं टीचिंग करने के लिए, अब टीचर इफेक्टिवली टीचिंग कर रहा है, इफेक्टिव टीचिंग कर रहा है। क्लियर हुआ? टीचर जो है वो इफेक्टिव टीचिंग कर रहे हैं यानी कि प्रभावशाली तरीके से शिक्षक जो है वो पढ़ा रहा है। लेकिन आपको पता है कि टीचिंग और लर्निंग दोनों ही साथ साथ चलने वाली प्रोसेसेस हैं। हमने पहले ही क्लास में डिस्कस किया था कि टीचिंग एंड लर्निंग आर बोथ पैरेलल प्रोसेसेस, बोथ गो हैंड टू हैंड। यानी कि जब टीचर अच्छे से पढ़ा रहा होता है तो उसी समय अधिगम करता है, यानी कि लर्नर क्या कर रहा होता है? सीख रहा होता है। जैसे इस समय आपको मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मान लीजिए, तो मैं अच्छा अगर पढ़ाऊंगा तो आपको भी अच्छा सीखना पड़ेगा, या अगर आप अच्छा सीख रहे हो तो मुझे भी अच्छा पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि टीचर वर्किंग है, तो इसका मतलब लर्नर भी उसी टाइम पे वर्किंग है, या लर्नर वर्किंग नहीं होना चाहिए? चाइल्ड शुड बी रेडी टू लर्न, यानी लर्नर को भी क्या होना पड़ेगा? एक्टिव होना पड़ेगा सीखने के लिए, और उसको इंटरेस्ट भी होना पड़ेगा सीखने में, यानी उसकी तत्परता भी होनी पड़ेगी, तभी वो सीख पाएगा। क्लियर हुआ? पास्ट क्लासेस में ही मिलेंगी, यस वरन्या, पास्ट क्लासेस में ही मिलेंगी, राइट।
यहीं पे मिलेंगी, जहां पे आप देखते हो ना अपनी क्लासेस, वहीं पास्ट क्लासेस में आपको आज ही की डेट में वो क्लासेस भी मिलेंगी आपको। ठीक है, कहीं और जाके देखने की जरूरत नहीं होगी, यही आपकी प्रोफाइल पे ही आपके पास्ट क्लासेस में इसी सब्जेक्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बस उसमें न्यू का बटन भी आ जाएगा तो आपको वो दिख जाएंगे आराम से अलग से, और डेट भी फॉलो करते चलना, तो आज की डेट में रहेंगी वो। क्लियर, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही जब भी नया क्लास अपलोड होगा तो नई डेट में अपलोड होगा, तो आपको मिलती जाएंगी, और हम क्लास के अंदर उस पर बात भी कर लेंगे एक बार को, और उसके डाउट्स भी ले लेंगे। ठीक है, और उसमें आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टडीज भी हो जाएंगी क्लास के बाद वाली, थोड़ा सा आप पढ़ भी लोगे, अच्छा है ना। चलिए, इफेक्टिव टीचिंग होना जरूरी है, तो साथ ही साथ लर्नर की तरफ से क्या होना चाहिए, अटेंटिव लर्निंग भी होनी चाहिए। ये बात समझ आ रही है सबको, लर्नर की तरफ से क्या होनी चाहिए, अटेंटिव लर्निंग भी होनी चाहिए। और अटेंटिव लर्निंग के लिए जरूरी क्या होगा, लर्नर का एक्टिव होना जरूरी होगा, और लर्नर के अंदर क्या होनी चाहिए फिर, रेडीनेस होनी चाहिए, यानी उत्सुकता होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, ईगरनेस होनी चाहिए। हम इसको क्या कह सकते हैं, ईगरनेस भी कह सकते हैं, यानी उत्सुकता भी कह सकते हैं, तत्परता के साथ साथ, है ना। और अटेंटिव लर्निंग का मतलब क्या हो गया, देखो, ध्यानपूर्ण अधिगम, ध्यानपूर्ण अधिगम होना जरूरी है। अब आप ये बात समझ रहे हो कि भाई अगर प्रभावी शिक्षण हो रहा है, जैसे कि जो शिक्षक हैं, जो भी टीचर हैं, वो अगर मान लीजिए प्रभावी शिक्षण कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो जो अधिगम करता है या जो शिक्षार्थी है, उस शिक्षार्थी को भी क्या करना है, शिक्षार्थी को कहीं ना कहीं अटेंटिव लर्निंग यानी कि ध्यानपूर्ण अधिगम करना है, उसको अपना अवधान पूरा रखना है, अटेंशन बना के रखनी होगी, इंटरेस्ट बना के रखना होगा, सीखने को लेके पार्टिसिपेशन करना होगा। ठीक है, तो रेडीनेस के लिए जरूरी क्या हो जाएगा कि टीचर स्टूडेंट जो है वो क्या करे, पार्टिसिपेट भी करे, जैसे आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है, पार्टिसिपेशन भी रिक्वायर्ड होगी, यानी कि भागीदारी भी चाहिए होगी, भूमिका भी चाहिए होगी लर्नर की, ताकि वो प्रश्न पूछ सके, फीडबैक दे सके, अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पे आंसर्स बता सके। ठीक है, थिंकिंग करे, प्रॉपरली इवेल्युएट करे नॉलेज को, और फिर सीखने की कोशिश करे। तो जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जब तक उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा, जब तक वो एक्टिव नहीं होगा, तब तक जो है लर्नर अच्छे से सीख नहीं पाएगा। अब ये सारी बातें आप लोग समझते हो कि भाई अगर टीचर इफेक्टिवली टीचिंग कर रहा है, यानी कि प्रभावी शिक्षण का कार्य कर रहा है, तो प्रभावी शिक्षण के साथ साथ जरूरी क्या है कि जो अधिगम करता है, जो लर्नर है, वो लर्नर भी क्या करे, अटेंटिव लर्निंग करे। अटेंटिव लर्निंग के साथ साथ वो एक्टिव हो, यानी कि सक्रियता दिखाए उसमें, है ना, पैसिव लर्नर ना हो, सक्रिय हो। उसके साथ साथ क्या है, रेडीनेस हो उसके अंदर, यानी कि ईगरनेस यानी उत्सुकता हो, तत्परता हो, सीखने को लेके जागरूकता हो। ठीक, और पार्टिसिपेशन यानी कि उसकी भागीदारी भी सीखने की प्रक्रिया में हो, और उसकी इंटरेस्ट यानी कि उसकी सीखने में क्या हो, अभिरुचि हो। अब एक चीज बताओ कि अगर कोई बच्चे की अभिरुचि नहीं है, तो क्या इसके लिए केवल और केवल बच्चा जिम्मेदार है, या टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? क्या लगता है आपको? इफ सपोज, ये बात हमें समझ तो आ गई, अब हम ये देख रहे हैं कि लॉ ऑफ रेडीनेस जो थॉर्नडाइक बता रहे हैं, इसका क्या सेंस है, क्या मतलब है, क्या निहितार्थ है। तो इसका निहितार्थ समझने के लिए मुझे आप ये बताओ कि इफ सपोज इन योर क्लास और इन माई क्लास, इफ देर इज नो रेडीनेस among the learners, if the learners are not ready, if learners are not active, if learners are not participating, if learners are not asking questions, not giving answers, not giving feedbacks, they are not participating in activities, if they are not like giving their attentions in the class, so is it the responsibility of learner only, or the teacher should also be responsible for that? Who is the main responsible person for that, for this? ये जिम्मेदारी है किसकी कि क्लास आपकी इंटरेस्टिंग हो, क्लास में बच्चे सीखें, क्लास में बच्चे मेहनत करें, क्लास में बच्चे एक्टिव रहें, इनिशिएटिव्स लें, है ना। ये जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, कौन इसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, अथॉरिटी कौन है क्लासरूम के अंदर? तो क्लासरूम के अंदर अथॉरिटी कौन है, टीचर है। तो टीचर की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि भाई लर्नर्स के अंदर वो इंटरेस्ट क्रिएट करे, है ना। तो ऑटोमेटिकली थॉर्नडाइक यही बात कह रहे हैं कि भाई इफ सपोज यू आर अ टीचर एंड यू आर गोइंग टू दी क्लास, यस सुचित्रा, राइट, Lakshmi, your answer is also right. Komal is answering right. Yes, Aditi is giving right answer. And Sheetal Sharma is also giving right answer. Abhay, what is your answer? Everybody should participate, right? तो देखो हम बात ही वही कर रहे हैं और हम खुद भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं। तो ऑब्वियसली मेन जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, टीचर की। ठीक है, तो अगर टीचर मेरी तरह पढ़ाएगा और क्लास बोरिंग जाएगी, तो भाई सीधी सी बात है कि मेरे को जैसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए वैसे ही टीचर को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, है ना। तो ये टीचर की बड़ी भूमिका होती है इसमें कि टीचर किस तरीके से बच्चों को पढ़ाए, कितना ईजी करके चीजों को सामने रखे, कितना इंटरेस्टिंग तरीके से रखे, किस तरीके से टीचिंग एड यूज करे, किस तरीके से टॉपिक के इंपॉर्टेंस को बच्चों तक पहुंचाए, ताकि बच्चे खुद उस विषय को सीखने के प्रति क्या हो, ज्यादा इंटरेस्टेड हो, ज्यादा जागरूक हो, ज्यादा अटेंटिव हो, ज्यादा एक्साइटेड हो। तो उससे क्या होगा, उससे लर्निंग बेहतर
होगी बच्चों की। और आपको पता है कि भाई टीचर की इफेक्टिवनेस भी किस पे डिपेंड करती है, लर्निंग की इफेक्टिवनेस पे। भाई मैं कहूं कि मैं बहुत बढ़िया पढ़ाता हूं या आप कहो कि आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, लेकिन बच्चे सीख ही नहीं पा रहे हैं, बच्चों का परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रहा, बच्चों की बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस प्रॉपरली नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या टीचर की टीचिंग को सक्सेसफुल माना जाएगा? क्या टीचर की टीचिंग को सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। तो दैट मीन्स कि हमें कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब देखो, अब ये मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आपको और बढ़िया से समझ आ सके। तो इसका मतलब हमें यहाँ तक तो समझ आ गया कि भाई तत्परता की जरूरत क्यों है और इसकी जिम्मेदारी है किसकी, ज्यादातर बच्चों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही साथ टीचर की भी जिम्मेदारी है। और ज्यादा भूमिका किसकी है इसमें देखा जाए तो टीचर की, क्योंकि अगर टीचर इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएगा तो निश्चित रूप से इससे जो है जिम्मेदारी मतलब टीचर की रहेगी, तो निश्चित रूप से बच्चे जो है सीखने के प्रति उत्सुक भी होंगे। क्लियर हुआ? तो अब देखो, अब इसके करना क्या चाहिए, ये कैसे किया जाए, हाउ टू डू इट, ठीक है, कैसे किया जाए। तो इसके कुछ हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एप्लीकेशंस लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहली बात क्या है कि भाई जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए और बच्चों को पता चलने चाहिए, यानी कि शिक्षण के उद्देश्य पता चलने चाहिए बच्चों को। अब बिना उद्देश्य के अगर आप कोई काम करवाओगे बच्चों से, उनको पता ही नहीं हुआ उसका लाभ क्या होना है, तो उनका मन लगेगा क्या? इसीलिए आप देखोगे कि जितने भी टेक्स्ट बुक्स होती हैं एनसीईआरटी की या एनबीटी वगैरह की, उसमें सबसे पहले क्या होता है, पाठ के पहले पाठ के उद्देश्य होते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। जब आप लेसन प्लान बनाते हो तो सबसे पहली चीज क्या आती है, यू सेट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आप लर्निंग के ऑब्जेक्टिव सेट करते हो कि इसको पढ़ने के बाद बच्चे को क्या सीखने को मिलेगा, बच्चे के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। ये शालिनी, गुड आफ्टरनून। तो yes, Shreya, what you're answering, sometimes teachers don't make the class interesting and students start lacking interest. Yes, definitely, that is why. क्लियर हुआ ये बात? तो सबसे पहली बात क्या करने की जरूरत है, देखो हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो हों वो बहुत ही क्लियर हों और बच्चों को पता हो। तो इससे क्या होगा, बच्चे डेफिनेटली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि बेनिफिट्स जब उनको पता होंगे उनके सीखने के, तो वो सीखने में अपनी रुचि भी निभाएंगे और सीखने के प्रति एफर्ट्स भी करेंगे। दे विल मेक देयर एफर्ट्स फॉर लर्निंग। सेकेंड क्या हो सकता है, देखो कि टीचर शुड यूज प्रॉपर टीचिंग एड्स। टीचर शुड यूज प्रॉपर टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कोई बताएगा? विषय को सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, है ना, ताकि स्टूडेंट आसानी से विषय को समझ सके, कंटेंट को समझ सके। दैट इज वाई वी यूज टीचिंग एड, कि हर बच्चा जो है क्लास का अच्छे से समझ सके, उसको कोई दिक्कत समझने में ना आए। तो अगर हम प्रॉपर टीचिंग एड्स का यूज करेंगे, यानी कि उपयुक्त शिक्षण प्रणाली का प्रयोग अच्छे से करेंगे, शिक्षक सामग्री का, सॉरी, उपयुक्त शिक्षक सामग्री का प्रयोग करेंगे अगर अच्छे से, तो निश्चित रूप से हमारी जो है क्लास की रेडीनेस बढ़ेगी। तीसरी बात देखें हम लोग, तो उपयुक्त शिक्षण विधि यानी कि इफेक्टिव टीचिंग मेथड शुड बी यूज्ड। अब पता चला कि भाई आप जो है लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे हैं, और उसमें लर्नर्स को आपने पैसिव रोल में रखा हुआ है, पैसिव यानी कि निष्क्रिय श्रोता बना के रख दिया, पैसिव ऑडियंस बना के रख दिया है। तो अगर लर्नर्स विल बी पैसिव ऑडियंस, देन ऑब्वियसली दे विल लैक देयर इंटरेस्ट, दे विल नॉट बी रेडी टू लर्न, है ना। दे नीड टू बी मेक पार्टिसिपेटिव। उनको हमें भागीदारी में शामिल करना पड़ेगा, हमें एक्टिविटीज से सिखाना पड़ेगा, हमें उनको कहीं ना कहीं प्लेवे मेथड से सिखाना पड़ेगा, छोटे बच्चे अगर हैं तो। अगर बड़े बच्चे हैं तो हम उनको प्रोजेक्ट मेथड से सिखाएंगे, ह्यूरिस्टिक मेथड से सिखाएंगे। तो ऐसे मेथड्स हम यूज करेंगे जो पार्टिसिपेटिव मेथड्स हों, जिसमें कि स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन हो, स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट हो और उनको ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले, करके सीखने को मिले। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रभावशाली या प्रभावी शिक्षण विधियों का प्रयोग, प्रभावी शिक्षण विधियों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक, और क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग इसमें अगर और हम देखें क्या कर सकते हैं, तो हम इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो और हम क्या कर सकते हैं। तो प्रभावी शिक्षण विधियों के प्रयोग के साथ साथ हमको और क्या ध्यान रखना है, वी नीड टू डू व्हाट वी कैन मेक द डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। मतलब कि आपकी क्लास का जो एनवायरनमेंट है, बहुत अगर मान लीजिए हाईली डिसिप्लिन्ड है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट है, बहुत ही ज्यादा फियरफुल एनवायरनमेंट है, तो क्या लर्नर उसमें इजीली सीख पाएंगे? क्या लर्नर्स को मन करेगा सीखने का बहुत ज्यादा? will they be connected to you? If suppose you are very rigid, you are very strict, and students will like you or they don't like you, what they will do? If suppose आप उनको क्वेश्चन पूछने नहीं देते हो, आप उनको अपने ओरिजिनल आइडियाज प्रेजेंट करने नहीं देते हो, अपने ओपिनियंस मेकिंग, अपने ओपिनियंस वो बना ही नहीं सकते हैं, तो क्या उसमें सीखने को ज्यादा बढ़िया मिलेगा उनको, या डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट अगर रहेगा क्लास का तब ज्यादा सीखेंगे वो? क्या लगता है आपको, रेडीनेस कब ज्यादा होगी? कक्षा का वातावरण जब अधिनायकवादी होगा, यानी कि जब कक्षा का वातावरण जो होगा डोमिनेटिंग होगा, तब
अथॉरिटेटिव होगा तब, या जब लोकतांत्रिक होगा तब? क्या सही है? लोकतांत्रिक होना चाहिए, राइट? लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें हैं ये जिनका प्रयोग अगर हम अच्छे से करें। और एक और बात देखो, प्रभावी भाषा यानी कि इफेक्टिव लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा टीचर को। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन स्किल है वो टीचर के लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रभावी संचार कौशल भी होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें होती हैं तो इन सारी चीजों के बाद क्या हो जाएगा, रेडीनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिए। यस, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, सबके आंसर्स आ रहे हैं। तो आप ये समझो कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, प्राइमरी लॉज की, जो थॉर्नडाइक ने दिए, तो प्राइमरी लॉज में हमने किसकी बात की, एक लॉ ऑफ रेडीनेस की। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब क्या हुआ कि भाई कक्षा में आप अगर अच्छा पढ़ाते हो तो जरूरी क्या है कि बच्चे सीखने के लिए तत्पर भी हों। जब तक उनकी तत्परता नहीं रहेगी सीखने की, तब तक उनको अगर आप पढ़ाओगे तो वो नहीं सीख पाएंगे, तब उनको उतना सीखने को नहीं मिलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है सीखने के लिए उनको, देखो शिक्षक को प्रभावी टीचिंग करनी पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ लर्नर्स जो है वो अटेंटिव लर्निंग करें, एक्टिव रहें, रेडीनेस उनके अंदर हो, पार्टिसिपेशन हो उनका, और इंटरेस्ट बना रहे सीखने में। इसके लिए जरूरी क्या होगा, हमें एक तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स उनके सामने क्लियर करने पड़ेंगे, हमें प्रॉपर टीचिंग एड्स का यूज करना पड़ेगा, ऑडियो विजुअल दोनों का, है ना, और सरल तरीकों का, मतलब जैसे कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का हम यूज करेंगे। ज्यादा से ज्यादा चीजें हम एग्जाम्पल के रूप में या टीचिंग एड के रूप में वो इस्तेमाल करेंगे जो बच्चे अपने रिलेट कर सकें लाइफ से, जो उनकी डेली रूटीन का पार्ट हो, जिसको वो ऑब्जर्व कर सकें, जिसको वो एक्सपेरिमेंट कर सकें, जिसको वो देख सकें। तो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को अगर हम बेस बनाते हैं अपने टीचिंग एड का, तो दैट विल बी मोस्ट सुटेबल, दैट विल बी मोस्ट इफेक्टिव। ठीक, तो हमें कोशिश क्या करनी है कि प्रॉपर टीचिंग एड का मतलब ये हो गया कि भाई बच्चों की एक तो जरूरत के मुताबिक हो, but according to needs of the students, and this also should be according to the demand of the subject। विषय की मांग क्या है, विषय क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग, उसके हिसाब से भी होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग, इट मस्ट बी अवेलेबल इन द लोकल एनवायरनमेंट, यानी कि जितना ज्यादा ये लोकल एनवायरनमेंट में अवेलेबल होगा टीचिंग एड, जितना ज्यादा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट होगा, जितना ज्यादा मूर्त वस्तुओं का प्रयोग हम करेंगे टीचिंग एड के रूप में, उतना बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी, उतना आसानी से वो सीख पाएंगे। तो प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर का मतलब ही हो गया ये सारी बातें कि एक तो बच्चों की नीड के हिसाब से हो, विषय की नीड के हिसाब से हो, और प्लस कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हो जो कि लोकल एनवायरनमेंट में इजीली अवेलेबल होते हो, कम कॉस्ट के होते हो। इस तरीके की टीचिंग एड्स को हम प्रॉपर टीचिंग एड कह सकते हैं। इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स, ऐसे टीचिंग मेथड का यूज करना है जिसमें कि स्टूडेंट्स को भी पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले, जिसमें स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंस से लर्न कर सकें, जिसमें स्टूडेंट्स अपने एक तरीके से एक्टिविटीज के थ्रू सीख सकें, वो ज्यादा परमानेंट लर्निंग होगी। एंड देखो लास्ट बात क्या लिखी हमने यहाँ पे, द एनवायरमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट। एंड उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल शुड बी देयर, यानी कि जितना ज्यादा से ज्यादा प्रभावी संचार कौशल होगा उतना बेहतर टीचर लगेगा बच्चों को, और टीचर की बात को बच्चे समझेंगे आसानी से। क्लियर हुआ? सो टीचर शुड हैव गुड कमांड ओवर लैंग्वेज और कैन से कम्युनिकेशन। बट टीचर का जो है अच्छी कमांड होनी चाहिए किस पे, अपने संचार कौशल पे, अपनी भाषा पे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी विषय आप पढ़ाना चाहते हो तो भाषा के माध्यम से ही पढ़ाओगे, बिकॉज लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ नॉलेज। ठीक है, और टीचिंग। तो इस तरीके से हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने क्या समझा अभी देखो, पहला लॉ समझा जिसको हम क्या कह रहे हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस। क्लियर है सबको ये? अब इस पे बेस्ड देखो, कॉन्सेप्ट बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वहां पे नाम लॉ ऑफ रेडीनेस का हो चाहे ना हो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे ना जिसमें कि कोई थ्योरी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया होगा, लेकिन आपको उसको हल करने में ये थ्योरीज क्या करेंगी, डायरेक्टली काम आएंगी। तो कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, किसी कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बच्चे बेहतर सीखें इसके लिए आपको निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाने चाहिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे वाले सारे काम हम करेंगे जिससे कि क्लास में रेडीनेस बढ़ती हो, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे रेडीनेस घटती हो। तो अगर बोलेगा कि भाई बच्चों को पैसिव लर्नर के रूप में ट्रीट करना चाहिए तो वो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, और बाकी अगर बोलेगा कि एक्टिव होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, तो सही हो जाएगा। अगर बोलेगा लेक्चर मेथड तो हम कहेंगे गलत है, अगर बोलेगा इंडक्टिव मेथड है, एक्टिविटी बेस्ड है, प्रोजेक्ट मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, तो हम कहेंगे सही है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम डील कर सकते हैं थ्योरी बेस पे, लेकिन तब जब हमें थ्योरी समझ आती हो, सिर्फ फैक्चुअली नहीं बल्कि कॉन्सेप्चुअली, और साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन भी हम इस तरीके से डिस्कस करते हुए, दिमाग में रखते हुए आगे बढ़े तब, है ना। सिर्फ किताब की परिभाषा याद कर लेने से क्वेश्चन हल होंगे नहीं, फिर आपको लगेगा कि कहां से पूछ दिया, इसका तो कहीं सिलेबस ही नहीं है। सिलेबस है लेकिन हमको समझ में आए तब।
ठीक, अब दूसरा लॉ पढ़ते हैं हम लोग। देखो दूसरा क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, अब आपको पता है कि भाई थॉर्नडाइक जो है वो एक व्यवहारवादी चिंतक हैं, और व्यवहारवाद में माना किया जाता है अधिगम होता कैसे है, हाउ द लर्निंग ऑकर्स, ऑब्वियसली प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज के थ्रू ऑकर करती है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है ना। दो तरीके की लर्निंग थ्योरीज हमने देखी हुई हैं अप्रोचेज के रूप में पिछली क्लास में, एक कॉग्निटिव अप्रोच वाली लर्निंग थ्योरीज और दूसरी बिहेवियरिस्टिक अप्रोच वाली लर्निंग थ्योरीज। और बिहेवियरिस्टिक अप्रोच वाली जो लर्निंग थ्योरी है उसमें क्या माना जाता है कि लर्निंग ऑकर्स थ्रू प्रैक्टिस और एक्सरसाइजेज, यानी कि अधिगम जो है वो अभ्यास से उत्पन्न होता है, और कॉग्निटिव मानता है कि अधिगम जो है वो कॉग्निशन से उत्पन्न होता है, एक्सपीरियंस से उत्पन्न होता है, अनुभव से उत्पन्न होता है। तो चूंकि हम थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं, उनके लॉज की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सरसाइज इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। एक्सरसाइज को ये महत्व देंगे ही देंगे, क्योंकि एक्सरसाइज पे ये फोकस करते हैं। अब आप समझो कि भाई जो एक्सरसाइज है वो लर्निंग के लिए जरूरी है या नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी पार्ट हम करते हैं, जैसे मेमोरी है हमारी। अब मेमोरी जो है, ठीक है, इसमें फंक्शनिंग क्या होती है मेमोरी की, मेमोरी की फंक्शनिंग होती है कि सबसे पहले हम इसमें स्टोर करते हैं, ठीक है, यानी कि भंडारण करते हैं। कोई भी तथ्य, कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी, कोई भी कॉन्सेप्ट हम क्या करते हैं दिमाग के अंदर, स्मृति के अंदर अपने पहले एक तरीके से संग्रहित करते हैं, स्टोर करते हैं, यानी कि संग्रह करते हैं अपने अंदर स्मृति के अंदर चीजों का। फिर हम उसको क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, रिटेन करते हैं यानी धारण करके रखते हैं। और फिर जब जरूरत पड़ती है हमें तो हम उसकी क्या करते हैं, पुनर्प्राप्ति करते हैं, यानी कि उसको हम रिट्रीव करते हैं। ठीक है, तो जो स्टोर है, रिटेंशन है, रिटेन करना है, और रिट्रीव करना है यानी पुनः प्राप्ति करना है, ये तीनों चीजें हम मेमोरी में करते हैं। अब आप देखो कि रिटेंशन ज्यादा कब होगी, रिटेंशन ज्यादा कब होगी, जब एक्सरसाइज होगी या जब एक्सरसाइज नहीं होगी। ये तो हो गई मेमोरी की बात। इसी तरीके से कोई स्किल है, अब एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप समझ के मुझे आंसर करोगे। स्किल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कौशल है कोई भी हमारे लाइफ से रिलेटेड, है ना। आपको दिख तो रहा है नीचे तक बोर्ड, एक बार मुझे बता दें, नीचे तक सब चीजें क्लियर तो हैं, आपको दिखाई तो दे रही हैं, ठीक है। तो स्किल्स जो हैं, जैसे कि लेट्स से स्किल्स की अगर हम बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल हम कोई भी ग्रॉस मोटर या फाइन मोटर स्किल ले सकते हैं। जैसे सपोज स्पोर्ट्स हो गया, किसी भी खेल की बात कर लें, कोई बैट्समैन है, कोई बॉलर है, तो अगर कोई बैट्समैन है और बॉलर है तो उसकी बैटिंग इंप्रूव कब होगी, एक बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगी, या जितना ज्यादा से ज्यादा वो क्रिकेट खेलेगा, जितनी ज्यादा से ज्यादा गेंदें वो खेलेगा उतना ज्यादा वो एक्सपर्ट होता जाएगा अपनी बैटिंग में, जितना ज्यादा से ज्यादा वो बॉलिंग करेगा उतना एक्सपर्ट होगा बॉलिंग में, जितना ज्यादा से ज्यादा वो कैच पकड़ने की कोशिशें करेगा उतना ज्यादा अच्छा फील्डर और कैचर होता जाएगा वो। व्हाट विल बी द राइट आंसर, एक्सरसाइज विल बी नीडेड और नॉट। हम एक तो देखो मेमोरी के आधार पे हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नॉलेज की रिटेंशन पावर को समझने के लिए बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम स्किल्स की भी बात कर ले रहे हैं। इन दोनों ही प्रोसेसेस में एक्सरसाइज प्लेज अ रोल और नॉट, दैट इज माय क्वेश्चन। ऑब्वियसली प्रैक्टिस विल बी नीडेड, प्रैक्टिस ज्यादा होगी, प्रैक्टिस नीडेड होगी, क्योंकि इसमें अभ्यास हम जितना ज्यादा करेंगे, जितनी बारी रिवाइज करेंगे हम, उतना ज्यादा हमें धारण रहेगा, रिटेंशन बढ़ेगी हमारी। क्लियर हुआ। तो रिटेंशन कब बढ़ेगी, जब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस या रिवीजन करेंगे। जैसे आप कहते नहीं हो, कुछ पूछ दो एकदम से आपको, तो आप बोलते हो सर अभी रिवाइज नहीं किया, बहुत पहले पढ़ा था इसलिए याद नहीं है। तो जैसे ही रिवाइज करेंगे हमें याद हो जाएगा। तो रिटेंशन बढ़ाने का तरीका क्या है, कोई भी चीज को रिटेन कब करना आसान होगा हमारे लिए, जब हम उसकी प्रैक्टिस या रिवीजन करेंगे। क्लियर हुआ। और साथ ही साथ इसमें हम मास्टरी भी तभी कर पाएंगे, हम इसमें क्या कर पाएंगे, मास्टरी भी तभी कर पाएंगे, इसकी मास्टरी इन स्किल्स। अगर हम मास्टरी इन स्किल्स की बात करें, कौशल में मास्टरी की बात करें, बेहतर होने की बात करें, एक्सपर्ट होने की बात करें, दक्ष होने की बात करें, तो कौशल के अंदर भी जो हमारी एक तरीके से दक्षता है, जो एफिशिएंसी है, मास्टरी है, वो कब बढ़ेगी, जबकि हम क्या करेंगे, जबकि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइजेस करेंगे, है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई स्किल्स हो, चाहे मेमोरी हो, चाहे नॉलेज हो, इन सब में कहीं ना कहीं एक्सरसाइज की जरूरत रहती है। इसीलिए क्लास के अंदर आप देखोगे कि भाई जैसे सीसीई लाया गया था राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू, तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या था कि भाई बार बार बच्चों का अगर हम फीडबैक लेते रहेंगे, मूल्यांकन करते रहेंगे, तो इससे उनका रिवीजन भी होता रहेगा, और उनको जो लर्निंग करने में बाधा आती होगी वो हमें पता लगेगा, तो हम उसको दूर भी कर सकते होंगे। इसी तरीके से यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं, इसीलिए
कि बार बार वो रिवाइज करने का मौका मिले। टीचर कोई भी नया टॉपिक पढ़ाता है तो पिछली क्लास की नॉलेज को रिलेट करता है उसमें, तो इससे क्या होता है, फिर से पिछली क्लास की नॉलेज हमारी रिवाइज हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है एक तरीके से ब्रशअप करते हैं हम लोग कि चलो आज हम पुरानी टॉपिक को एक बारी को फिर से देख लेते हैं। आप जब एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप रिवाइज करते हो सारी चीजें बार बार, जितनी बार आप रिवाइज करोगे आपकी मेमोरी स्किल उतनी ही तेज होती चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई अभ्यास का जो है बहुत ज्यादा रोल है इसमें, एक तरीके से लर्निंग के अंदर। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, एक चीज है कि भाई लॉ ऑफ यूज, ये तो हमने समझ लिया कि भाई सीखने में कितना इस्तेमाल करना है हमें, तो सीखने में तो ये इस्तेमाल होगा ही होगा एक्सरसाइज, बिना इसके हम सीख ही नहीं पाएंगे। जैसे मैथ के क्वेश्चंस हैं, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप परसेंटेज पे, मान लो आपने किसी ने 20 क्वेश्चन बनाए, किसी ने पता चला 200 क्वेश्चन बनाए, तो जो 200 क्वेश्चन बनाएगा उसकी स्पीड भी बढ़ेगी, उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे क्योंकि वो नई नई सिचुएशन फेस करेगा। ठीक है, लॉ ऑफ यूज जैसे इसके अंदर, तो एक तो हो गया सीखने के लिए, अब आपने मान लो सीख लिया, अब उस सीखने के बाद क्या होने वाला है, तो एक हो जाएगा लॉ ऑफ यूज का केस, एक हो जाएगा लॉ ऑफ डिसयूज, मतलब यूज न करना और एक इस्तेमाल करना, यूज करना। ठीक, तो लॉ ऑफ यूज का मतलब क्या हो गया, प्रयोग का नियम, हम इसको कहेंगे प्रयोग का नियम। जैसे आपने मान लीजिए साइकोलॉजी पढ़ी अपने बीएड के टाइम पे, अपने डीएड के टाइम पे आपने मान लीजिए टीचिंग पेडागोजी या साइकोलॉजी पढ़ाई की, अब उसके बाद पता चला कि आप जो है मार्केटिंग के काम में लग गए, आप काउंसलिंग के काम में लग गए, ठीक, आप पता चला कोई और प्रोफेशन अपना लिया आपने, तो वहां पे क्या आपका ये यूज होगा, साइकोलॉजी का जो नॉलेज है या टीचिंग एप्टीट्यूड की जो नॉलेज है आपकी, क्या आप उसको इस्तेमाल करोगे? इफ सपोज यू आर नॉट इन द सेम प्रोफेशन, इफ यू आर नॉट टीचिंग, यू आर नॉट लर्निंग, यू आर जस्ट डूइंग समथिंग एल्स, आप पता चला कि भाई चलो कोई ट्रेवल एजेंसी चलाने लग गए लेट से, तो क्या वहां पे ये ज्यादा इस्तेमाल हो पाएगा? जैसे कोई डॉक्टर है, उसने डॉक्टरी सीखी और डॉक्टरी सीख के फिर उसने क्या कर लिया, किसी हॉस्पिटल का मैनेजमेंट पकड़ लिया, या मान लीजिए किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में उसने मैनेजमेंट ज्वाइन कर लिया, या आईएएस ऑफिसर बन गया, तो उसकी जो डॉक्टर की नॉलेज थी, जो उसने सीखा था मेडिकेशन के बारे में, सर्जरी के बारे में, वो इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो जब वो इस्तेमाल नहीं कर रहा तो इसका मतलब उसका लॉ ऑफ यूज अप्लाई हो रहा है या लॉ ऑफ यूज अप्लाई नहीं हो रहा? क्या अप्लाई हो रहा है? लॉ ऑफ डिसयूज अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ यूज है वो क्या करेगा, रिटेंशन को बढ़ाएगा या कम करेगा? जल्दी से बताओ, लॉ ऑफ यूज जो है वो रिटेंशन को बढ़ाएगा या कम करेगा? जो आपने सीखा है अगर आप उसी को बार बार करते जाओगे, जैसे किसी ने गाड़ी चलानी सीख ली एक बार, अब गाड़ी चलाने सीख लेने के बाद भी वो रोज गाड़ी चलाता है 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, है ना, 200 किलोमीटर, और एक बंदा है कि गाड़ी चलाना सीख तो लिया लेकिन पिछले 2 साल से उसने गाड़ी चलाई ही नहीं है, निकाली ही नहीं है गाड़ी बाहर, तो दोनों की क्षमताओं में अंतर होगा या नहीं? ज्यादा दक्ष, ज्यादा एक्सपर्ट कौन होगा ड्राइविंग में? ठीक है, जो लॉ ऑफ यूज को अप्लाई करेगा। तो एक चीज ध्यान रखना कि रिटेंशन ऑफ लर्निंग जो है, रिटेंशन ऑफ लर्निंग कब बढ़ेगी यानी अधिगम को धारण करना आसान कब होगा? जब लॉ ऑफ यूज अप्लाई होगा। अधिगम का धारण कब बढ़ेगा, या अधिगम की धारणीयता कब बढ़ेगी? अधिगम की धारणीयता कब बढ़ेगी? जब हम लॉ ऑफ यूज अप्लाई करेंगे तब। क्लियर हुआ? ये वृद्धि का सवाल है, इंक्रीमेंट दिखा रहा है। ठीक, और यहां पे अगर हम बात करेंगे, अगर हम लॉ ऑफ डिसयूज अप्लाई करते हैं तब क्या होने वाला है हमारे साथ? तब क्या हो जाएगा? देखो, एक्सटिंक्शन बढ़ने के चांसेस रहेंगे, एक्सटिंक्शन ऑफ लर्निंग, एक्सटिंक्शन ऑफ लर्निंग, यानी कि हम बोलेंगे क्या इसको, अधिगम का विलोपन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलोपन, भूल जाना, जो आपने सीखा वो आप क्या कर गए, भूल गए, या वो आपका सीखा हुआ ज्ञान आपका कम हो गया, है ना। तो अधिगम का विलोपन कब होगा? जब लॉ ऑफ यूज होगा या डिसयूज होगा? जब लॉ ऑफ डिसयूज होगा, तो ये क्या हो जाएगी, इसमें कमी आ जाएगी, अधिगम में आपके डिक्रीमेंट आ जाएगी, इंक्रीज नहीं रहेगा। क्लियर हुआ? यस लक्ष्मी, वी कैन से दैट लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंदर दे आर द सब रूल्स, है ना, कि भाई एक्सरसाइज से हमने सीखा एंड आफ्टर लर्निंग वी नीड टू यूज द लर्नड नॉलेज so that we can retain that knowledge. If suppose we will not use it, then obviously we may extinct the learning. There may be extinction of learning in our behavior. मतलब कि हमने जो व्यवहार सीखा वो हमारा क्या हो सकता है, भूल सकते हैं। जैसे सपोज आपको कढ़ी बनानी आती है, if suppose you have learned how to make कढ़ी and from last 5 years you have not made curry because you are living in Tamil Nadu and nobody likes curry there, so obviously how to make curry, your knowledge of making curry, your taste, whatever taste you were creating, that will be quite difficult for you to create again because you have not used it for 5 years. आप कहते नहीं 5 साल से कभी बनाया नहीं यार, देखती हूँ ट्राई करके, हो सकता है ठीक बन जाए, हो सकता है ना भी बने।
तो इट मीन्स व्हाट कि आपकी जो कॉन्फिडेंस है लर्निंग की वो कम हो गई। ठीक है, सेम अप्लाइज विद ड्राइविंग, सेम अप्लाइज विद टीचिंग, कि भाई आपने टीचर की पढ़ाई तो करी लेकिन आपने टीच ही नहीं किया, तो आपका जो टीचिंग का ज्ञान है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो करते रह जाओगे, बार बार करोगे, प्रयोग में लाओगे उस चीज को अपने जीवन में, तो आपका बेहतर रहेगा वो। यही मैकेनिक्स के साथ होगा, यही इंजीनियर्स के साथ होगा, यही टीचर्स के साथ होगा, यही डॉक्टर्स के साथ होगा, यही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ होगा, यही हर किसी के साथ होगा। आई बात समझ में? तो फिर दोबारा लेकिन हम जब प्रयास करेंगे तो फिर से आ जाएगा, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही जाएगी। तो दैट इज वाई इट इज लाइक एडवाइज्ड बाय थॉर्नडाइक दैट फर्स्ट you need to make exercises to learn. When you learn, you need to take care that the learned knowledge must be used daily basis, used on routine basis, interval basis, and there should not be law of disuse. क्लियर हुआ? जब लॉ ऑफ डिसयूज होगा तो हमारी जो लर्निंग है वो एक्सटिंक्ट करने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर लॉ ऑफ यूज होगा तो हमारी लर्निंग के रिटेन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, उसको ज्यादा दिन तक हम कैरी ऑन कर सकते होंगे, ज्यादा उसका पॉजिटिव ट्रांसफर नई सिचुएशंस में होता रहेगा। ठीक, दैट्स व्हाट वी कैन say that positive transfer of learning in new situations will be easy when we will make law of use of exercises, law of use of learning। ठीक है, समझ आया सबको ये भी? अगर आगे तो हम तीसरे लॉ की बात करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ इफेक्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है वो समझना हमें। जो है तीसरा नियम क्या है? वो प्रभाव का नियम। ठीक है, now come to the third law and that is law of इफेक्ट। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। तो अब आपको ध्यान ये रखना है, जैसे अभी आपने लॉ ऑफ एक्सरसाइज पढ़ा तो आपको क्या समझ में आया कि भाई जो कॉग्निटिव थ्योरीज हैं लर्निंग की, जो संज्ञानात्मक विचारधारा है अधिगम की, उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सरसाइज की या प्रैक्टिस की क्या की है? उपेक्षा की है। दे हैव इग्नोर्ड द रोल ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइजेज इन लर्निंग प्रोसेसेस, बट वी नीड टू think, we need to consider that exercises and practices are also very much important in learning and in effective, you can say, effective teaching and learning processes। क्यों? क्योंकि at the same time cognition is also important, experience is also important, intelligence is also important, but we cannot ignore the role of exercise or practice। So we need to assimilate both the व्यू पॉइंट्स, बोथ द अप्रोचेज। हमें कहीं ना कहीं दोनों ही अप्रोचेज को एक दूसरे के साथ जोड़कर समझना पड़ेगा। एक तरफ बिहेवियरिस्टिक को भी अपनाना पड़ेगा, यानी एक्सरसाइजेज और प्रैक्टिसेस को भी महत्व देना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम हमें किसको महत्व देना पड़ेगा? हमें कॉग्निटिव अप्रोचेज को भी महत्व देना पड़ेगा, बुद्धि विवेक को भी इस्तेमाल में, सूझ को भी इस्तेमाल में लाना पड़ेगा सीखने के लिए। तो हम दोनों का एक तरीके से एसोसिएटिव व्यू पॉइंट लेकर चलेंगे, हम एक तरफा या कोई एब्सोल्यूट व्यू पॉइंट लेकर नहीं चलेंगे। अब तीसरा देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट का क्या मतलब हुआ? जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से जैसे मैंने बोला कि भाई एक कोई भी लड़की है, ठीक है, और वो जो है, अब मुझे आता तो है नहीं बनाने लड़की वड़की, ठीक है, चित्र, मतलब कहने का लड़की लड़का कुछ भी नहीं आता, तो इसमें से जो भी है बुरा मान जाएगा तो छोड़ देते हैं। एक कोई भी एक्स नाम का बच्चा है मान लीजिए, ठीक। अब लेट्स से मैं बोलूं कि अब वो पता चला कि भाई बारिश हो रही है ना, ये बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, गाना सुना होगा आप लोगों ने। तो अगर वो बारिश में जाता है, ठीक है, और बारिश में जाने से क्या होता है? वो भीगता है, ऑब्वियसली बारिश में भीगा ही जाता है, तो भीग गया वो, ठीक है। अब जाने के बाद पता चला कि वो क्या पड़ गया? बीमार पड़ गया। एक तो ये हो गया उसके साथ कि वो बीमार हो गया, ही फेल्ट इल, ठीक। और दूसरा एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि भाई एक वाई लड़का है, ये पता चला इसी तरीके से ये भी बारिश में पड़ गया, इसको भी मिल गई बारिश रास्ते में कहीं आते समय, ठीक, ये भी बारिश में भीग गया, लेकिन ये बीमार नहीं हुआ, इसको बहुत मजा आया, इसने बहुत एंजॉय किया और ये बीमार भी नहीं पड़ा, ठीक है, ही डिडंट गॉट इल। तो अब सोचो कि दोबारा बारिश जब होगी, अब जब सेकेंड टाइम बारिश होगी, तो उस बारिश में जाने का मन किसको करेगा? हु विल बी इंटरेस्टेड अगेन? दोबारा बारिश में जाने का मन किसको करेगा सामान्यतः?
अगर एक आदमी पहले बारिश में जाने से भीग चुका है और कई दिन तक परेशान रहा है, और दूसरा आदमी बारिश में गया, उसको बड़ा मजा आया, उसने एंजॉय किया और वो बीमार भी नहीं हुआ, तो जब दूसरी बार बारिश होगी तो क्या किसके चांसेस ज्यादा हैं उस बारिश में दोबारा भीगने के, एक्स के या वाई के? बताइए। द वाई विल बी मोर इंटरेस्टेड, यस। आंसर सबके आ रहे, राजीव सरकार इज ऑल्सो आंसरिंग एंड शालिनी हैज आंसर्ड। सो ऑब्वियसली किसके चांसेस ज्यादा होंगे, वाई के। क्यों होंगे? क्योंकि देखो इसके ऊपर जो बारिश का इफेक्ट पड़ा, जो प्रभाव पड़ा बारिश का, वो कैसा पड़ा, पॉजिटिव पड़ा, और इसके ऊपर जो बारिश का इफेक्ट पड़ा वो कैसा पड़ा, नेगेटिव पड़ा। ठीक, जो इफेक्ट आया बारिश का इसके ऊपर वो किस कैसा आया, पॉजिटिव, और इसके ऊपर जो बारिश का इफेक्ट आया वो कैसा आया, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम कोई भी एफर्ट करते हैं, उस एफर्ट के अंदर अगर सपोज हमें पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है, अगर हम उससे कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं सकारात्मक रूप से, तो उससे हमारे क्या हो जाती है, उससे हमें कहीं ना कहीं सीखने के प्रति प्रेरणा पैदा होती है। और अगर हम उस चीज से मान लीजिए कुछ नकारात्मक हमारे ऊपर परिणाम पड़ते हैं, हमें जैसे मान लीजिए रिप्रूव कर दिया जाता है, हमें डिसअप्रूव कर दिया जाता है सोसाइटी से, हमें कंडेम किया जाता है, हमें स्कोल्ड किया जाता है, हमें इंसल्ट किया जाता है, या हम उससे परेशान हो जाते हैं, लाइफ हमारी और डिफिकल्ट हो जाती है और कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उस काम को दोबारा करने की कोशिश नहीं करते। दिस सिंपल लॉ विल बी अप्लाइड व्हेन वी विल लर्न टू नो अबाउट व्हाट, लर्न टू नो अबाउट द लॉज ऑफ लर्निंग। क्लियर हुआ? तो हमें इसको बड़े आराम से समझना है। यहाँ पे देखो, अब मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि भाई कभी भी बच्चा कोई भी लर्निंग के लिए एफर्ट करता है, जब कोई भी बच्चा जो है लर्निंग के लिए एफर्ट करता है, तो देयर में बी टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स। ठीक है, फॉर एनी एफर्ट फॉर लर्निंग, जैसे मान लीजिए कोई भी एफर्ट फॉर लर्निंग की गई या ट्रायल फॉर लर्निंग किया गया, सीखने का कोई भी प्रयास किया गया, तो सीखने का जो भी प्रयास किया जाएगा, उस सीखने के प्रयास के दो तरह के परिणाम हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है, देखो, एक हो सकता है सकारात्मक परिणाम मिले, सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं बच्चे के लिए, लर्नर के लिए, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट हो सकता है, पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट हो सकता है पहला। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। पॉजिटिव इफेक्ट में बी क्रिएटेड एंड ऑल्सो द नेगेटिव इफेक्ट में बी क्रिएटेड। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट, यानी कि नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। सकारात्मक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नकारात्मक भी प्रभाव हो सकता है। तो अगर सकारात्मक प्रभाव होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले समझो। इसका मतलब हुआ, जैसे सपोज करो कि उसको प्रेज कर दिया गया, बच्चे को क्या कर दिया गया, प्रेज कर दिया गया, यानी कि उसकी प्रशंसा कर दी गई टीचर के द्वारा, क्लैपिंग करा दी गई। ठीक है, क्या करा दी गई, क्लैपिंग करा दी गई, तालियां बजवा दी आपने। ठीक है, आपने अच्छे रिमार्क्स दे दिए, आपने क्या कर दिए, अच्छे रिमार्क्स दे दिए उसकी कॉपी पे। ठीक है, आपने मान लीजिए उसको क्या कर दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया, सबके बीच में आपने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, परिचय करा दिया, रिकॉग्निशन मिल गई उसको, मतलब अपनी पहचान मिल गई। ठीक है, रिकॉग्निशन यानी पहचान मिल गई उसको अपनी। ठीक है, और उसको अच्छे संदेश मिल गए, अच्छे वो मिल गए, तालियां बजवा दी आपने उसके लिए। तो ये सब क्या कहलाएगा, ये सब उसके लिए पॉजिटिव। या मान लीजिए कोई रिवार्ड मिल गया, ये भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, कोई भी मटेरियल रिवार्ड मिल गया, कोई भी मटेरियल रिवार्ड, यानी कि मनी में मिल गया या किसी वस्तु के रूप में, वस्तुगत पुरस्कार, हम ऐसे कह सकते हैं, वस्तुगत पुरस्कार। जैसे बच्चे को आपने कोई नई बुक दे दी स्टोरी की, आपने बच्चे को कोई कॉमिक्स दे दिया, पेंसिल दे दी, पेन दे दिया, है ना, ज्योमेट्री बॉक्स दे दिया, कुछ भी। तो एक तरफ ये हो सकता है, और दूसरी तरफ क्या हुआ कि बच्चे ने कोई नई कोशिश की, उसने कोई पोएम लिखा, कुछ भी नया किया उसने अपनी तरफ से, और आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको किसी भी तरीके से रिप्रूव कर देते हो। मान लो आप उसको क्या कर देते हो, कंडेम कर देते हो, मतलब कि आलोचना उसकी हो जाती है, डांट पड़ जाती है उसको, एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग।
पनिश हो जाता है वो किसी तरीके से, दंड मिल जाता है उसको किसी भी प्रकार का, ठीक। या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, उसको डिमोरलाइज किया जाता है, उसको इंसल्ट किया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों ही तरीकों में आप खुद बताओ कि वो ज्यादा मेहनत कब करेगा, ज्यादा सीखने के लिए प्रयास कब करेगा, जब हम नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करेंगे उसके लिए, या जब हम उसके लिए पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करेंगे, कब। या इग्नोर हो जाता है, इसमें हम इग्नोरेंस भी लिख सकते हैं, इग्नोर करना भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसको हमने उपेक्षा दे कर दिया उसकी, इंसल्ट का मतलब क्या हो गया, उसका अपमान कर दिया, ठीक है। डिमोरलाइज मतलब हो गया कि उसको हमने हतोत्साहित कर दिया, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं और इंग्लिश में भी। तो हतोत्साहित करना हो गया, पनिश मतलब दंड करना देना हो गया, कंडेम का मतलब आलोचना करना हो गया, इंसल्ट का मतलब अपमान हो गया, और इग्नोर का मतलब उपेक्षा हो गई। तो सामान्य सी बात है कि थॉर्नडाइक ये कह रहे हैं कि भाई देखो, दो तरीके से वो बच्चा जो है इफेक्ट अपना ले सकता है। एक तो सकारात्मक इफेक्ट, जो कि उसको क्या करेगा, ये इसको सेटिस्फैक्टरी फील कराएगा, क्या फील कराएगा, सेटिस्फाइंग फील करेगा वो। ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा उसके ऊपर, सेटिस्फाइंग, यानी कि संतुष्ट होगा बच्चा ऐसे प्रभाव से। और दूसरा वाला जो होगा ये क्या करेगा, दूसरा वाला जो होगा उसको कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई करेगा, डिससेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और डिससेटिस्फाई करेगा मतलब डिससेटिस्फाइंग इफेक्ट होगा, यानी असंतुष्टि होगी। और इन दोनों ही स्थितियों में आप मुझे बताइए कि संतुष्टि कारक प्रभाव होगा तब बच्चा ज्यादा सीखेगा या सीखने के लिए मेहनत करेगा, या जब असंतुष्टि होगी तब ज्यादा सीखने के लिए मेहनत करेगा, कब वो ज्यादा मेहनत करेगा सीखने के लिए, ये मुझे आप बताइए। क्लियर हुआ सबको ये कॉन्सेप्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले थॉर्नडाइक ये बोलते हैं कि भाई दंड से भी बच्चा जो है एक करेक्टिव बिहेवियर करता है, लेकिन दंड का जो प्रभाव है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि दंड के प्रभाव से जब वो करेगा तो वो कोअर्सिव होगा, दबावपूर्ण तरीके से करेगा, जो भी चीज करेगा उसमें उसकी इच्छा या उसकी अपनी स्वीकृति या उसकी अपनी आप एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि विलिंगनेस नहीं रहेगी, राइट। और विदाउट विलिंगनेस, विदाउट एक तरीके से सेल्फ इंटरेस्ट अगर वो ये काम करता है तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, वो शॉर्ट टर्म रहेगा, वो उतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं होगा। क्लियर हुआ? वो कोअर्सिव होगा, इसलिए वो टेम्परेरी बेस पे सीखेगा। लेकिन जब वो खुद एफर्ट करेगा कब, जब वो सेटिस्फाइंग इफेक्ट क्रिएट होगा, जब उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट होगा। क्लियर हुआ? तो हमें एज ए टीचर्स क्या लर्निंग मिलती है इससे, कि जब भी बच्चा क्लास में कोई भी चीज करने की कोशिश करता है, सीखने की कोशिश करता है, और उसमें अगर वो गलतियां भी करता है तो भी हमें उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट करने की, बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें ये समझना है कि भाई जो सीखने की कोशिश वो कर रहा है, दैट शुड बी एप्रिसिएटेड, दैट शुड बी गिवन रिमार्क्स, दैट शुड बी गिवन एप्रिसिएशन, एंड दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, है ना। एंड धीरे धीरे ऑब्वियसली इफ इट इज डन ही विल ट्राई टू लर्न। क्लियर हुआ? नो प्रॉब्लम वरन्य, ठीक है। ये समझ आ गया सबको? तो इसमें एक नोट आप लिख सकते हो, फैक्ट चेक लिख सकते हो, ठीक है। नोट या फैक्ट चेक लिख सकते हो आप। वो क्या है, बॉक्स बना के आपको लिखना होता है, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि जहां पे बीच में कोई फैक्चुअल चीज आएगी हम लोग नोट करते चलेंगे, रिलेटेड जो रहेगी। तो इसमें आप लिख लीजिए कि जो लॉ ऑफ इफेक्ट है ना, लॉ ऑफ इफेक्ट जो है, जो हमने अभी पढ़ा, इसी पर आधारित है। क्या? लॉ ऑफ इफेक्ट पर आधारित है स्किनर की थ्योरी। कौन सी थ्योरी? स्किनर की, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो उन्होंने रीइंफोर्समेंट के आधार पे बच्चों के सीखने पे जोर दिया है। तो वो कहीं ना कहीं किस पर आधारित है? लॉ ऑफ इफेक्ट पे, और कई बार पूछा जा चुका है। स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग जो स्किनर की है, वो किस पर आधारित है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है वो आधारित है किस पे? वो आधारित है लॉ ऑफ इफेक्ट पे। क्लियर हो गया ये? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक नोट करके आप लिख लीजिए एक बॉक्स में यहीं पे अलग से, ठीक है।